स्टूडेंट, दिस इज संदीप। वेलकम टू अवर चैनल एब्सोल्यूट स्टडीज़। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो होने वाली है। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक क्लियर पढ़े थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था। फिर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक करने वाले हैं। अब इससे पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक फर्स्ट वीडियो चेकआउट नहीं की वो प्लीज़ पहले जाके फर्स्ट वीडियो चेकआउट कर लें, ताकि इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जाए वो उनको अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मूव करते हैं इस वीडियो की फर्स्ट टॉपिक की तरफ। अब फर्स्ट टॉपिक को करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। सबसे लास्ट हमने जो टॉपिक फर्स्ट वीडियो में रिवाइज किया था वो क्या था? हमारा रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। अब रुदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो एटम होता है वो एक एटम में एक सेंटर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, और वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये हमने देखा था। और उन्होंने बताया था कि जो एक एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज भी होगा, जो क्या करेगा? उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। और उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि अगर जब तक वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा तो वो क्या करता रहेगा? कुछ ना कुछ एनर्जी लूज़ करता रहेगा। तो मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा है तो एट लास्ट वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ है तो एनर्जी जब तक वो अपनी पाथ को फॉलो कर रहा है तो एट लास्ट अगर उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो वो कहाँ फॉल कर जाएगा? न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। और जिसके कारण एटम क्या बन जाता? वो अनस्टेबल बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जिस तरह से रुदरफोर्ड ने कहा था कि जो एक एटम होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और नेचुरल सी बात है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो क्या बन जाएगा? एटम क्या बन जाएगा? अनस्टेबल हो पाएगा। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था किसका? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। तो इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए जिनका नाम था नील बोर, उन्होंने इस जो उनकी ड्रॉबैक से उनको क्लियर किया और हमारे सामने नया एटॉमिक मॉडल रखा। अब उन्होंने रुदरफोर्ड को करेक्ट करते हुए क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेगा? एक स्पेशल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। यही हमने लिखा हुआ है, रीड कर लेते हैं। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर अलो इनसाइड द एटम। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो भी एटम, अगर कोई भी एटम है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा? न्यूक्लियस का चक्कर तो लगाएगा बट फिक्स्ड पाथ में लगाएगा, एग्जैक्ट फिक्स्ड पाथ में लगाएगा। while revolving in discrete orbit the electron does not radiate energy। और अगर वो चक्कर लगा भी रहा है तो वो कभी भी अपनी एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा। तो जिस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, उन्होंने बताया कि जो इसका एक एटम का सेंटर होगा वो तो पॉजिटिवली चार्ज तो होगा ही होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा ही, बट और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? फिक्स्ड ऑर्बिट में उसके चक्कर लगाते रहेंगे। जैसे मैंने दो ऑर्बिट बनाए हुए हैं और दोनों में नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो। और ये क्या कर रहे हैं? फिक्स्ड पाथ में उसके चक्कर लगा रहे हैं। और वो एनर्जी तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक उनको ज़रूरत नहीं है, ताकि जो एटम है हमारा अनस्टेबल ना हो। ठीक है। अब यही हमारा जो केमिस्ट्री का बेस बना, जिसे हम आज तक स्टडी करते हुए आ रहे हैं, और यही एटॉमिक मॉडल है जिसको आज तक हम स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए, अब उन्होंने इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए आगे क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में? अब ये सब का इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आप अच्छे से समझेंगे। अब उन्होंने क्या बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल इज एन गिवन बाय एन फार्मूला। और उन्होंने बताया कि मैक्सिमम नंबर की एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें कहाँ से मिलेगा? एक फार्मूला से मिलेगा। और फार्मूला उन्होंने क्या फार्मूला दिया?
2n², 2n²। ठीक है, अब ये n क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने जितने भी ऑर्बिट थे, अब जितने भी ऑर्बिट थे उन्होंने अब सबसे पहले उन्होंने सेंटर में बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा और उसके आसपास क्या होंगे, कुछ ना कुछ ऑर्बिट होंगे। और जो सबसे पहला ऑर्बिट होगा उसको नाम दिया गया के शेल। क्या, कौन सा के शेल? के शेल के बाद जो सेकंड ऑर्बिट आ जाएगा एल शेल, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद एन, ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। अब के से शुरू होगा, के में एन की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, और एल में एन की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो सेम वे में बाकियों की एम में एन की वैल्यू 3 रहेगी, एन में 4 रहेगी। अगर हम और ऑर्बिट ड्रॉ करते हैं, जैसे कि एन के बाद ओ आ जाएगा, ओ में एन की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। सेम वे में अगर हम सेम वे में अगर उसी तरीके से हम अगर हमने के में देखना है कि के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हम कैसे देखेंगे, हमने जो अपना फार्मूला जो हमें दिया गया है, फार्मूला क्या है हमारे पास, 2n²। उसी फार्मूले को अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि हमारी के में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 2n², ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। 2 की जगह 2 आ गया, n की जगह 1 आ गया, तो उसका स्क्वायर हो गया। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 होता है। तो के शेल होगा उसमें हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। और फिर नेक्स्ट एल शेल के लिए देख लेते हैं। एल के लिए भी फार्मूला क्या हो जाएगा, 2n² सेम हो जाएगा। 2 की जगह हमारा 2 आ गया। अब एल में एन की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने बताया एन की वैल्यू एल में होगी 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 4 जा 8। और एल शेल में जो हमारे पास एल शेल होगा, यानी सेकंड नंबर का शेल होगा जिसे एन शेल कहा जाएगा, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और सेम वे में फिर नेक्स्ट जो हमारा शेल आ जाएगा, कौन सा शेल आ जाएगा, एम शेल। एम शेल के लिए भी फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे लिए, सेम 2n²। अब एम के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 9 जा 18। तो एम जो शेल होगा, यानी थर्ड वाला जो शेल होगा, वहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे लिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर फर्दर अभी तो हम आप जितने भी शेल चाहो उतने शेल बना सकते हो। अभी तक हम मेनली हम 4 शेल में ही स्टडी करेंगे। और एन शेल के लिए क्या हो जाएगा, 2n²। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे लिए, 16 हो जाएगा। 2 × 16 कितना हो जाएगा, 32। और एन शेल में कितने मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 32। अब इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट का यूज़ करते हुए, हम अपने फर्स्ट 18 जो एलिमेंट हैं हमारे, हम उनका क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इससे पहले कुछ दो मेन पॉइंट्स हैं, जब भी हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके लिए हमने 2 रूल्स को याद रखना है। सबसे पहला रूल हम क्या याद रखेंगे, देख लेते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकमोडेटेड इन द आउटर सेल इज 8। अब सबसे पहले हमने क्या रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी आउटर सेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जो है, 8 इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है कि जो एक एलिमेंट है वो क्या है, स्टेबल है, कि उसको मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन माना जाता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकमोडेटेड इन ए गिवन शेल लेस देन एन इनर शेल और filled. That is the cell can be filled in stepwise manner. फिर क्या कहा गया है कि जब तक एक शेल जो है वो पूरा फिल नहीं होगा, तब तक हम नेक्स्ट शेल में मूव नहीं कर सकते। अब इन दोनों चीज़ों का कहने का मतलब क्या है, जब हम नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमारे नेक्स्ट 18 एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर करते हैं, तो वहाँ पे आपको और ईजिली समझ में आ जाएगा।
तो चलिए अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना देख लेते हैं हमारे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का ही देखेंगे। फिर अभी तो हमारी बुक्स में इतने ही हैं, तो हम आप चाहो तो सभी का बना सकते हैं। तो पर अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का ही देखेंगे। अब फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, मैं होप करता हूँ आप सबको एलिमेंट्स के सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर याद ही होगा। तो अगर याद नहीं भी है तो फिर भी मैंने आपके लिए लिख लिया है। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। फिर हीलियम आ जाता है, फिर लिथियम आ जाता है, फिर बेरिलियम आ जाता है, बोरॉन आ जाता है, कार्बन आ जाता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है और नियॉन हमारे पास आ जाता है। अब इनके इनके सामने सामने मैंने इनके एटॉमिक नंबर भी लिख लिए हैं, और जो इनका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी एक एलिमेंट्स में। अब जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है, सबको पता है। अब इसको जब हमने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? सेंटर में सबसे पहले हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? मैं यहाँ बना रहा हूँ। सबसे पहले सेंटर में क्या आ जाएगा हमारे लिए? सबसे पहले सेंटर में ये मान लो कि ये न्यूक्लियस आ गया हमारा। अब न्यूक्लियस के आसपास क्या? ये ऑर्बिट आ जाएगा, ये ऑर्बिट आ गया। और अब एटॉमिक नंबर क्या है? 1। और इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1 होने चाहिए, जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये हमारा बन गया हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बन गया। सेम वे में हीलियम का देख लेते हैं। हीलियम का कैसा बनेगा? हीलियम का ये हमारा न्यूक्लियस आ गया। ये हमारा फर्स्ट शेल आ गया, जो हमारा के शेल था। और इसमें कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये हमारा बन गया किसका? हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे लिथियम का। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर 3 होता है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले सेम वे में सबसे पहले सेंटर में क्या आ जाएगा? न्यूक्लियस आ जाएगा। फिर उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट, जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट क्या था हमारा? के ऑर्बिट। अब के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? मैक्सिमम हमने देखा था, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं? जब हमने 2n स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया था तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। एक हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरा ये। अब इस फर्स्ट शेल में है तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं सकते हैं। तो फिर हम किस में फर्दर मूव करेंगे? सेकंड ऑर्बिट में। और सेकंड ऑर्बिट में अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। और इसके पास कितने? और क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो 3 था, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसके पास आ चुके हैं। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सेम वे में हम चलते हैं अपने बेरिलियम के पास। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 4 है, तो इसका भी आप साथ साथ में बनाते जाइए। अब सेंटर में क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया। फिर हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑर्बिट आ गया, ये 1 ये 2, फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट। फिर सेकंड ऑर्बिट आ जाएगा, ये सेकंड ऑर्बिट आ गया। और अब 2 इसमें आ गए हैं, तो इसको और कितने चाहिए? 2 और चाहिए, ताकि इसके 4 कंप्लीट हो जाएं। ये 2 एंड 2, ये आगे इसका 4। ये हमारा बन गया बेरिलियम का। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो इसका कैसा बन जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर? सेम, सेंटर में न्यूक्लियस, फिर एक शेल, फिर दूसरा शेल। और फर्स्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 2 आ गए तो 5 में से 2 तो पहले चले गए, पीछे कितने बचे? 3। तो 3 किस में आ जाएंगे? बाहर वाले शेल में। 1 2 3। तो ये हो गया किसका? बोरॉन का। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रही हो। अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर हम चलिए इसके साथ आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आ गया कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 6 है। अब सेम हमारा पहले न्यूक्लियस हमारा, फिर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट कितने चाहिए? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे। फिर इसके 2 आ गए तो पीछे कितने रह गए? 4। 4 नेक्स्ट ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे? 4। 1 2 3 4। ये कितना हो गया? ये हमारा बन गया कार्बन का।
कार्बन का बन गया। तो सेम अब नाइट्रोजन के लिए देख लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 7 है। तो इसका कैसे बन जाएगा, सेम ये हमारा पहले न्यूक्लियस आ गया, फिर आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो पीछे हमारे पास कितने रह गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। वो हम करेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 3 4 5। और ये हमारा बन गया किसका, नाइट्रोजन का बन गया। तो सेम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले, फर्दर मूव करते हैं हम किस पे, ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, 8 है। तो 8 है तो सेम वे में सबसे पहले हमारा सेंटर में आ गया हमारा न्यूक्लियस, फिर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो बाहर कितने रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए, कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे। तो ये हमारा बन गया ऑक्सीजन का। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम हमारे फ्लोरीन पे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। अब 9 है तो सबसे पहले अब देखिए फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स में कितने आ जाएंगे, फर्स्ट वाले शेल में आ जाएंगे 2, फिर आगे फर्दर वाले शेल में कितने आ जाएंगे, 7। ठीक है, 3 5 6 7 टोटल हो गए 9। तो ये हमारा बन गया फ्लोरीन का। अब फिर उसके बाद आ जाएगा लास्ट जो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नियॉन। नियॉन में अब नियॉन को आपने ध्यान से देखना है। अब नियॉन का सेम सेम जैसे सबका बन रहा था, सेंटर में हमारा क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। तो फिर आ गया फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स, अब नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 4 6 7 8। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट, जितना भी हमने इससे पहले हमने जितना भी देखा था, हमने वो के शेल भी हमने पढ़ा था। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। और के के बाद एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट शेल भी कंप्लीट हो गया और सेकंड शेल भी कंप्लीट हो गया। अब जब भी हम 11th वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब उसमें हमने क्या करना पड़ेगा, तीसरा शेल भी ऐड करना पड़ेगा उसे 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 स्टडी करने के लिए। चलिए हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम कर लेते हैं। हमने फर्स्ट से 10 तक प्रीवियस पेज में कर लिया। अब हम इस पेज में हम करने वाले हैं नेक्स्ट 8 जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका। तो 11th में क्या आ जाता है हमारा, सोडियम। 12th पे कौन सा आ जाता है, मैग्नीशियम। 13th पे आ जाता है हमारा एल्युमिनियम। फिर सिलिकॉन 14th पे, फॉस्फोरस 15 पे, सल्फर 16 पे, क्लोरीन 17 पर और आर्गन 18 पे। ठीक है, अभी हम 18 तक की करेंगे। नेक्स्ट अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जब भी हमने अब जब भी हमने पीछे बाकी प्रीवियस 10 एलिमेंट्स की हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया, तो वहाँ पे हम ड्रॉ करते जा रहे थे और लिखते जा रहे थे। अगर हम इसको पहले ही क्या करें, फर्दर ब्रेक करके लिख लें। क्या लिख लें कि जैसे कि अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 11। अब हमने इसको 11 को पहले ही ब्रेक करके लिख लिया है कि फर्स्ट वाले हमारे ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे, फर्स्ट वाले शेल में आ जाएंगे 2, सेकंड वाले शेल में कितने आ जाएंगे 8, और थर्ड वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1। जब हम इसको पहले ही ब्रेक करके लिख लेते हैं तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे कि देख लीजिए, अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो अब ये तो आपको अब अभी तक तो शायद सब बच्चों को क्लियर हो ही गया होगा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें क्या होगा, 2 से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। अब किसी के भी, अब सबके केस में देख लो, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, बट जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट होगा उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होंगे, वो हमेशा 2 ही रहेंगे। जैसे ही 2 होंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट हमारा कंप्लीट हो जाता है, और फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट होने के बाद ही हमें मूव करना पड़ता है सेकंड ऑर्बिट में। और सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास,
8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपने यहाँ भी देखो सोडियम में देखो सेकंड ऑर्बिट में हमारे सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स हर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, 8 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे। और जैसे ही 8 हो जाते हैं, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐड भी होता है तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, अलग ऑर्बिट बनाना पड़ता है। जैसे कि सोडियम का 11 था, 2 प्लस 8 10 हो गया। अब 11 एक और इलेक्ट्रॉन उसके साथ बच गया था, तो उसको हम थर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी थर्ड सेल में रिप्रेजेंट करेंगे। सेम मैग्नीशियम को उसके थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एल्युमिनियम के थर्ड शेल में आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, फिर थर्ड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर सेवन्थ सेल इसका क्लोरीन में थर्ड शेल में कितने आ जाएंगे, 7। और ऑर्गन का थर्ड शेल में 8। और जब भी किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या या उनकी काउंटिंग 8 हो जाए तो उसे क्या कंसीडर किया जाता है, स्टेबल कंसीडर किया जाता है। ठीक है। अब जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बाकी पिछले 10 एलिमेंट्स का हम बनाया, तो हमने सोडियम का भी देख लेते हैं। तो सोडियम का हम कैसे बनाएंगे, तो सोडियम का देखिए मैंने आपके लिए पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो सोडियम का ये सेंटर में हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। फिर फर्स्ट वाले ऑर्बिट में हमारे कितने आ गए, दो एटम हमारे पास आ गए, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए। और सेकंड वाले ऑर्बिट में कितने आ गए, 8 आ गए। और जो एक बचा हुआ था वो कहाँ पे आ गया, थर्ड वाले ऑर्बिट में हमारे पास ये बाहर की तरफ आ गया। तो ये बन गया सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेम वे में मैग्नीशियम का भी बन गया। मैग्नीशियम का भी आप देख सकते हैं। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे आपके सामने किसका बनाएंगे हम, एल्युमिनियम का। अब एल्युमिनियम की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, और ताकि हमें फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं ना पड़े और बार बार हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना पड़े। तो सबसे पहले हमारा सेम वे में सबसे पहले न्यूक्लियस, फिर हमारा फर्स्ट शेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमारा सेकंड शेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। और उससे बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एल्युमिनियम कर रहे हैं, हाँ तो कितने होने चाहिए, 3। तो 1 2 3 ये हमने रिप्रेजेंट किया। ये हमारा किसके लिए आ गया, एल्युमिनियम के लिए। तो चलिए एल्युमिनियम के बाद देख लेते हैं हम सिलिकॉन का। सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, 2 8 4। सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सबसे बाहर वाले में कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट वाले पे देख लो, फिर फॉस्फोरस पे टोटल कितने हैं इसके पास, 15। अब कैसे कैसे ब्रेक हो जाएगा, 2 8 और 5 में। सबसे पहले 2, फिर 8, फिर 5। सबसे बाहर वाले में कितने आ जाएंगे, 5 5। तो ये हमारा किसका हो गया, फॉस्फोरस का। सेम वे में सल्फर का बना लेते हैं। सल्फर में कितने आ जाएंगे, सल्फर का ये आपका, अब ये 3 आपका क्या रहे, ये आपके लिए अब होमवर्क रहेगा, ये आपने खुद से करने हैं, सल्फर क्लोरीन एंड ऑर्गन का। तो इसके लिए मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन पहले ही करके रखी हुई है, आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले ही करके रखी हुई है। अब सबसे अंदर वाले में कितने आ जाएंगे, 2 2 आ जाएंगे। फिर सेकंड वाले में कितने आ जाएंगे, 8 8 8 आ जाएंगे। फिर सल्फर के लिए थर्ड वाले में 6 आएंगे, क्लोरीन के लिए 7 आएंगे, और ऑर्गन के लिए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब इसी के साथ हमारा जो स्ट्रक्चर वाला था, ये मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो करने से पहले हम आपके डाउट को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे फर्दर मूव करते हैं। अब आगे आगे जो हम करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो करने वाले हैं बैलेंसिंग। अब हम देखने वाले हैं बैलेंसिंग क्या होता है। चलो अब हम कर लेते हैं बच्चों बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग क्या है, एवरी एलिमेंट टेंड्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो क्या चाहते हैं, अब उनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए,
8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सारे के सारे जितने भी एलिमेंट आप एग्जिस्ट करते हैं वो हमेशा क्या चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल हो जाए, सिर्फ फर्स्ट शेल को छोड़ के, यानी कि जो हमारा के शेल होता है उसको छोड़ के, क्योंकि उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। अब उनके उसके बाद एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ पी क्यू आर एस, आप जितने भी चाहो उतने सेल काउंट कर सकते हो, जितने भी शेल क्यों ना हो। अब कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल हो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या मानी जाती है, सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। अब जैसे कि अब देखिए, अब सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं किसकी, कार्बन की। अब ये बैलेंसिंग आप कैसे फाइंड करनी है, ये थोड़ा सा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी फर्दर क्लासेस के लिए भी, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका एटॉमिक, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे लिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर है हमारे लिए 6। अब दो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो तो चले गए फर्स्ट वाले ऑर्बिट में। अब उसका फर्स्ट वाले ऑर्बिट में जब चले गए तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट शेल था हमारा, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब क्योंकि अभी अभी अब मैंने बोला कि जितना भी एलिमेंट हैं वो क्या चाहते हैं, अब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाए कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। अब यानी कि वैलेंसिंग को आप क्या मांग भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन चाहता क्या है। अब जो हमारा एलिमेंट है वो कार्बन है, वो तो यही चाहेगा कि उसको कहीं से क्या मिल जाए, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं, ताकि वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, या फिर वो अपने 4 एटम किसी को दे दे, ताकि उसके जो इनर जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएं, फिर भी वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मैक्सिमम, अब ठीक है, ये एक केस हो गया, अब ये देखिए, फिर जो हमारा नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 7। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, 2 एंड 5, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाले ऑर्बिट में, तो नाइट्रोजन हमेशा किसी को देने की बजाय, यानी कि किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने की बजाय किसी से मांगना चाहेगा हमेशा, यानी कि किसी से क्या मांगना चाहेगा, अपनी तरफ मांगना चाहेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी उस केस में, 3 वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो सेम वे में ऑक्सीजन से देख लेते हैं। अब ऑक्सीजन में देख लेते हैं, ऑक्सीजन में क्या वैलेंसिंग, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 एंड 6। अब क्योंकि अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मांग लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब नियॉन, जब हम नियॉन की बात कर लें, अब नियॉन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास आ जाएगी 2 एंड 8। अब इसमें ऑलरेडी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर वाले। तो अभी अभी मैंने बताया कि जो भी दुनिया में एटम एलिमेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि उसके बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अब सोडियम का केस आपने बड़े ही ध्यान से देखना है और बड़े ही ध्यान से समझना है। अब देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 11। अब जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 2 8 1, यही हो जाएगी। देखो, 2 + 8 10, 10 + 1 11, टोटल एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11 हो गया। अब फर्स्ट वाले ऑर्बिट में कितने आ गए, 2 आ गए, सेकंड वाले ऑर्बिट में कितने आ गए, 8 आ गए। अब उससे बाहर वाला जो ऑर्बिट था इसके पास, सोडियम के पास, उसमें कितने आ गए, 1 आ गए। अब आप मेरे को एक बात बताइए, अब जब इस 1 को 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाने होंगे तो इसको ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, कि नहीं करनी पड़ेगी। अगर उस केस में ये क्या करता है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेने की बजाय, तो क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं लेने की बजाय अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स को
क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। अब क्योंकि अगर जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज़ किया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी, 2 एंड 8, और बाहर वाले ऑर्बिट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इस केस में इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो सेम केस में अब कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर चलो आपके लिए लिख लिया यहाँ पे, कितना होता है, 20 होता है। तो इसकी कन्फिग्रेशन देखिए क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, 2 8 8 2। अब टोटल इनको प्लस करके देख लीजिए, 20 हो जाती है। फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2, सेकंड वाले ऑर्बिट में 8, थर्ड वाले ऑर्बिट में 8, और जो फोर्थ वाला ऑर्बिट आएगा उसमें कितने आगे, 2 आगे। अब ये नंबर 2 है। अब जो हमारा इसका फोर्थ ऑर्बिट था, ये मान लो कि ये 4 ऑर्बिट है। अब इसके पास ऑलरेडी 2 हैं। अब इसको 6 और चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए। तो 6 और लाने के लिए ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी कि 2 लूज़ करने के लिए ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी। तो नेचुरल सी बात है, 6 अगर इसने कहीं से खींच के लाने हैं तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी। तो ये इस केस में ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और इसी कारण इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। क्योंकि अगर इसने 2 लूज़ कर दिए, छोड़ दिए, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, और कैल्शियम क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। सेम केस होता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम की भी कॉन्फ़िगरेशन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो कितनी हो जाती है, 2 8 2। अब देखिए दोबारा से यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 के केस में दोबारा से इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से चाहिए होंगे, तो 6 के लिए दोबारा से एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। तो इस केस में ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं, और इनकी वैलेंसी वही हो जाती है जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने लूज़ किए हैं, और ताकि ये ईजिली स्टेबल हो पाएँ। तो इसी को स्टडी करते हुए मैंने 2 केस बनाए हैं आपके लिए। अब केस 1 में क्या होगा कि जिसके भी एंड में, जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो ये हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे। क्या करेंगे, लूज़ करेंगे, कि छोड़ देंगे। अब फोर्थ वाला जो केस होता है वो क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है। फोर्थ वाले के लिए आपने याद रखना है, वो गेन भी कर सकता है और लूज़ भी कर सकता है। ठीक है, वो किसी से मांग भी सकता है या फिर किसी को दे भी सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। अब 5 6 और 7 के केस में ये हमेशा क्या करते हैं, गेन करते हैं। ये दूसरे से मांगने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने की बजाय। और 8 को मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि 8 जो है होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ यहाँ तक आपको स्टडी समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये जितना भी मैंने कंसेप्ट में, जितना भी आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अपने साथ में पढ़ने वाले दोस्तों से, क्लासमेट के साथ भी स्टडी की शेयर कीजिए। और इस चैनल पे मैथ और साइंस के रिलेटेड ऐसी ही वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी। थैंक यू।